अब कुछ फेजेस हैं आपके, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फेजेस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिफाइन मार्केट एंड कस्टमर। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है, हु इज़ गोइंग टू परचेज़ आवर प्रोडक्ट, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए। उसमें वो यूनिक फीचर्स, उसमें वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर पाएँ। और किस मार्केट में हमें बेचना है, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में बेचना है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको हमें प्रोडक्ट बेचना है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। कितना कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कितना क्या है, ये सब हमें पहले ही एनालाइज करना है। सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा कस्टमर कौन है और कौन हमारा प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाला है और किस मार्केट में हमें सामान बेचना है, किस मार्केट में हमें प्रोडक्ट को बेचना है। पहले तो यही डिफाइन करिए, पहले ये निर्धारित कर लीजिए, इसके बाद में आगे की बातें करेंगे। सेकेंड फेज़, दूसरा फेज़ क्या हो सकता है, डिफाइन प्रॉब्लम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। भाई कस्टमर ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसका सोल्यूशन आपका प्रोडक्ट है। कस्टमर ऐसी कौन सी विशेष समस्या का सामना कर रहा है जिसको सॉल्व करने के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है और किस समस्या का वो सोल्यूशन है। तो ये पहले प्रॉब्लम डिफाइन करिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। वो अगर आपने रिक्वायरमेंट उसकी निर्धारित कर ली और कस्टमर के लिए वो कितना अनुपात में इम्पॉर्टेंस रखता है, कितना वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको, वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण है तो उसके लिए वो ज़्यादा पेमेंट भी कर सकता है। अगर बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यकता है और उसको आप ऑफ़र कर रहे हो कुछ यूनिक टाइप का फीचर, यूनिक टाइप का प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर्स ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कस्टमर हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट लेगा और उसे खरीद लेगा और थोड़ी बहुत ज़्यादा कीमत लेके भी खरीद सकता है क्योंकि उसके लिए वैल्यूएबल ज़्यादा है प्रोडक्ट और मार्केट में सिर्फ आप अवेलेबल करा रहे हो या फिर आप उस कीमत में अवेलेबल करा रहे हो जो कोई नहीं करा पा रहा है। तो सबसे पहले हमें समस्या को निर्धारित करना है कि कस्टमर क्या समस्या फेस कर रहा है और उसके बाद उसके लिए कितना वैल्यूएबल है प्रोडक्ट, तो ये हमें डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन रिक्वायरमेंट्स, अगर एक प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है, आपने सब डिफ़ाइन कर लिया कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मार्केट में आपको बेचना है प्रोडक्ट, कौन आपका कस्टमर होगा, टारगेट ऑडियंस कौन होगी, सब आपने निर्धारित कर लिया है, कितना वैल्यूएबल है, क्या प्रॉब्लम का आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन होने वाला है, सब कुछ आपने निर्धारित कर लिया है। अब आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको डिफ़ाइन करना है, उनका पूरा खाका तैयार करना है, उनका पूरी लिस्ट तैयार करनी है उनकी कि आपको कौन कौन से, कितनी लैंड चाहिए होगा प्लांट लगाने के लिए, कितना लेबर चाहिए होगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा, कहाँ से आएगा, कैसे उसको फिनिश प्रोडक्ट में डेवलप करने के लिए कौन सी मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करते हैं। किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम अपना प्रोडक्ट को भेजेंगे, कैसे कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर कराएंगे या कस्टमर ऐसे नियर बाई लोकेशन में कैसे उसको अवेलेबल कराएंगे ताकि वो परचेज़ कर सके। तो ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स अपनी डिफ़ाइन पहले से कर लेनी है ताकि बाद में फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर सारी ये चीज़ें आएंगी। अब आती है बात फोर्थ फेज़ की, रिसर्च कॉम्पिटिटर्स एंड प्रोडक्ट्स। भाई मार्केट में, जिस मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जहां आप अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो वहां आपके क्लोज कॉम्पिटिटर्स कौन है। और देखिए कॉम्पिटिटर वही होता है जो सेम आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहा है। एक पेन वाले का पेन वाले से कंपटीशन है, एक मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी का मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी से ही कंपटीशन होता है। हालांकि कुछ और भी प्रोडक्ट होते हैं, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी कंपटीशन हो सकता है, बट नहीं, मेन कंपटीशन किससे है, जो सेम एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी का एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी से कंपटीशन है, लैपटॉप कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से कंपटीशन है, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ का एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी से है, और बेसिकली उनसे हैं जो उसी टाइप की, जैसे टेक्निकल एजुकेशन जो दे रहे हैं उनका कंपटीशन टेक्निकल एजुकेशन वालों से है, ट्रेडिशनल एजुकेशन वालों का ट्रेडिशनल एजुकेशन वालों से है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कराने वाली कोचिंग्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने वाली कोचिंग से है। जो जिस सेक्टर में है उसी सेक्टर का कंपटीशन उसको फेस करना होता है, और उससे रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब आपने अगर एक विशेष प्राइस रेंज में, मान लीजिए 10,000 का एक मोबाइल फ़ोन आपने लॉन्च किया, स्मार्टफोन,
और तो आपको चेक करना होगा कि कितनी कंपनीज़ हैं जो इस रेंज में प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आपको कंपटीशन फेस करना है। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करने वाली बात है, आपको सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट में कुछ तो अच्छा उनसे बेहतर दीजिए ताकि मार्केट में कंपटीशन को वो फेस कर सके। तो ये रिसर्च करनी ही पड़ेगी। फिर है सेल्स एंड मार्केटिंग लॉन्च। अब जब प्रोडक्ट आपका डेवलप हो गया है तो उसकी सेल्स कैसे होगी, उसको कैसे बेचा जाएगा, कैसे आप एफर्ट्स लगाएंगे, एडवर्टाइजिंग कितनी करेंगे, कितना अपना सेल्स पर्सोनल आपने लगा रखा है जो घर घर जाके आपका सामान बेचेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग कौन लोग करेंगे, प्रमोशन कैसे होंगे, कस्टमर को कन्विंस करने कौन लोग जाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, ये चीज़ें डिसाइड करनी होंगी। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप क्या क्या अपनाने वाले हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन सब का कॉम्बिनेशन, मार्केटिंग मिक्स आप यूनिक कैसे बनाने वाले हैं, आपकी यूएसपी क्या होने वाली है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग लॉन्च भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप कंपटीशन विन नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर बिना एफर्ट्स के आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कस्टमर की आइज़ के सामने आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर को बार बार दिखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तब वो जाके आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। इसीलिए एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में इतना सारा खर्चा किया जाता है, इतना सारा बजट उसको अलाउड किया जाता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये भी आएंगी। अब आते हैं बात स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन। तो देखिए स्टेक होल्डर क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं या वो एंटिटीज़ होती हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। वो सारी एंटिटीज़, चाहे आपका सप्लायर हो जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे आपके रिटेलर्स हों, चाहे आपका होलसेलर्स हों, चाहे वेयर हाउसिंग करने वाले हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हों, चाहे कस्टमर्स हों, चाहे आपका टारगेट मार्केट हो या आपके कॉम्पिटिटर्स हों, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके बिज़नेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इवन कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर कहलाती है। तो उनको उनके कम्युनिकेशन का, जैसे गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आई उनको भी आपको फॉलो करना है। आपके जो सप्लायर है उनसे भी आपको कम्युनिकेट करना है कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल इस तारीख तक चाहिए होगा, क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड की चेन को ब्रेक ना हो, हमारी जो सप्लाई डिमांड की चेन है वो ख़राब ना हो, इतना इन्वेंट्री स्टॉक हमें स्टोर करना है। इतने अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उसी तरह से कम्युनिकेट करना है कि भाई इतना आपको हम मटेरियल, इतने हमें प्रोडक्ट्स आपको पहुंचाएंगे और इतने आपको सेल करने हैं, या फिर जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी उनको डिलीवर करनी है, उनको बतानी है कि अगर एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो आप पहले से बताइए। तो जितना आप अच्छा स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही आप प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और मार्केट में फ़्लो करा पाएंगे, क्योंकि यही स्टेक होल्डर्स आपके बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आई बात स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन की, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब अंत में, सबसे अंत में बात आती है रिपोर्टिंग कैसे की जाए और रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज़ किया जाए। तो आपने देखा होगा एक डेली सेल्स रिपोर्ट का नाम सुना होगा, DSR भरते हैं। हर सेल्स पर्सन अपने दिन भर की रिपोर्ट DSR भरता है और वो कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करता है, कंपनी के CRM में अपलोड करता है, ठीक है, कंपनी के डेटाबेस में अपलोड करता है। तो होता क्या है, उन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे उसको रिजल्ट्स को एनालाइज़ किया जाता है। पहले तो रिपोर्टिंग करनी है कि किस एरिया में हमारा कितना सेल्स है, कितना हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और कितनी हम डिमांड को मीट कर सकते हैं, डिमांड कितनी है, उसकी सारी रिपोर्टिंग। जो भी आप सर्वे करा रहे हैं, जो आपके सेल्स पर्सोनल हैं, वो क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, या किस कम्युनिकेशन चैनल की इफ़िशियंसी कितनी है, किस ट्रांसपोर्ट से, किस लॉजिस्टिक्स से आपको प्रोडक्ट भेजना अच्छा पड़ रहा है, आसान पड़ रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग, सारा डेटा एक डेटाबेस में रिपोर्ट करना होता है। इसकी रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, बने होते हैं कंपनीज़ के पास। उसके थ्रू पहले रिपोर्टिंग होगी, फिर उस डेटा को हम एनालाइज़ करेंगे, पाई चार्ट्स बनाएंगे, बार चार्ट्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या कंपटीशन हम विन कर पा रहे हैं, क्या कंपटीशन फेस कर पा रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजीज इतनी पावरफुल हैं कि वो कंपटीशन फेस करके कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं हम लोग, क्या मार्केट में हम विनिंग कंडीशन में हैं या लूजिंग कंडीशन में हैं, हम लूज़ कर रहे हैं मार्केट कंपटीशन को। तो उस हिसाब से हम फिर चेंजेस भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ सुधार भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कस्टमर को एक और फीचर चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन में कोई एक और फीचर ऐड करना है तो वो चाहिए अगर,
तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ फीचर ऐड करके कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो एक आइडिया से लेके, जो एक प्रोडक्ट सिर्फ एक आइडिया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने एक आइडिया जनरेट किया कि हाँ कस्टमर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और ये आइडिया के थ्रू हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से लेके कस्टमर के घर तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाने की जिम्मेदारी तक आपका सारा प्रोसेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सारे स्टेप्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं।